गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं हमारे बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का जो टॉपिक है वेरिएबल कैपेसिटेंस ट्रांसड्यूसर्स एंड बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इंट्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स। अब नाम से ही पता चल गया है कि इसके अंदर ट्रांसड्यूसर है, एंड ट्रांसड्यूसर मीन्स कन्वर्जन ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। बट जो स्पेसिफिकली ये ट्रांसड्यूसर है, इट इज़ ए ट्रांसड्यूसर यूज्ड टू मेजर डिस्प्लेसमेंट प्रेशर। दिस इज़ ए ट्रांसड्यूसर स्पेसिफिकली यूज्ड टू मेजर डिस्प्लेसमेंट प्रेशर एंड अदर सेवरल फिजिकल क्वांटिटीज़। तो उन सब की मेजरमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं। और क्योंकि कैपेसिटेंस भी साथ में इंक्लूड है, तो कैपेसिटेंस का क्या रोल है इसमें, लेट्स डिस्कस। द कैपेसिटेंस बिटवीन द प्लेट, वैसे कैपेसिटेंस होती क्या है? द कैपेसिटेंस बिटवीन द प्लेट्स इज वेरीड in this transducer because of three parameters. First is the distance between plates, second is the overlapping of plates. Overlapping of plates means the area of cross section, जो overlapping area है इसका, and last third is due to the dielectric medium change. ये तीन पैरामीटर है जिसके कारण कैपेसिटेंस चेंज होती है। और जब भी वेरिएबल कैपेसिटेंस ट्रांसड्यूसर में डिस्प्लेसमेंट के कारण कोई भी चीज़ चेंज होगी तो ये तीनों चीज़ें ही इसमें चेंज होंगी। This is the symbol for this. Yes, next is principle. The principle of variable capacitance transducer is used in displacement measuring and displacement measuring transducers with various ways. अब जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इज टोटली बेस्ड अपॉन द वर्किंग ऑफ कैपेसिटेंस। जिस तरह से एक कैपेसिटर काम करता है, उस कैपेसिटर की वर्किंग के ऊपर ही ये सारा प्रिंसिपल जो है बेस्ड है। जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया था कि तीन पैरामीटर्स हैं, दैट इज़ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। ये तीनों जो पैरामीटर्स हैं यही कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं। और वेरिएशन इन दिस कैपेसिटेंस इज़ बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट कॉजेस because of any reason, either pressure or flow, etc. So this is the equation for a capacitance epsilon A over D, where epsilon is dielectric constant, D is the distance between the two plates, and A is the area of electrode. Okay, so principle is just same as the principle of the working of a capacitor and the parameters associated with capacitance. Thus, yes, then working, इसमें भी हम वही बात करेंगे. The working is based upon change in capacitance because simply displacement causes change in capacitance and change in capacitance causes change in electrical voltage. This is the whole working of a capacitive transducer. Now the working is based on change in capacitance and change in area, change in distance between the electrode plates एंड चेंज इन दी परमिटिविटी, जो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना। तो ये तीनों में कोई भी चेंज आएगा देन देर इज ए चेंज इन कैपेसिटेंस। सॉरी, इसके बैक साइड में, हाँ आप इस डायग्राम में देख रहे हो, वी हैव टू प्लेट्स, कैपेसिटिव प्लेट्स। वन प्लेट इज मूवेबल एंड दिस प्लेट इज एसोसिएटेड विद डिस्प्लेसमेंट पार्ट फॉर द मेजरमेंट ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। सेकेंड इज फिक्स्ड प्लेट, and here we have dielectric medium air. If we are not using this dielectric medium, then or we are using other than air, then the dielectric medium will be situated in between these two plates. It will act as an catalyst. Again, this is fixed plate, this is movable plate, and this is the movable plate associated with displacement. Next, वन ऑफ दी टू इलेक्ट्रोड्स इज मेड फिक्स। जो कैपेसिटर की प्लेट है उसमें से एक प्लेट को हमने फिक्स किया हुआ है एंड अदर इज मेड मूवेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज अप्लाइड टू द मूवेबल प्लेट. एज द प्लेट मूव्स द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीजेस, देन द चेंज इन कैपेसिटेंस अकर्स. ओके, थस द चेंज इन कैपेसिटेंस विल बी the function of displacement of electrode. जो change in capacitance है, it directly linked with
डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड। यहाँ आप देख रहे हो कंसेंट्रिक होलो मेटल सिलेंडर्स हैं, वो डिस्प्लेसमेंट हो रही है। दिस सेंट्रल पार्ट इज एसोसिएटेड। द कैपेसिटर प्लेट्स आर फॉर्म्ड बाय टू कंसेंट्रिक होलो मेटल सिलेंडर्स। डिस्प्लेसमेंट टू बी मेजर्ड इज अप्लाइड टू इनर सिलेंडर, जिसको वो है ना मूवेबल पार्ट है। इट इज़ अप्लाइड टू इनर सिलेंडर एंड विच ऑल्टर्स दी कैपेसिटेंस, जो कि फिर कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस की बात करें, क्योंकि ट्रांसड्यूसर है तो इसके एडवांटेजेस भी उसके हिसाब से हैं। इसकी जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा है, स्टैटिक और डायनेमिक कंडीशंस मेजरमेंट अच्छी करता है ये। देन नेग्लिजिबल लोडिंग इफेक्ट्स हैं इसके बेटर। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एक्यूरेसी कैन बी अफेक्टेड विद चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर के कारण इसकी एक्यूरेसी में वेरिएशंस आ सकते हैं। एज द lid is lengthy, it can cause errors और distortion in signals, because इसकी जो लीड है वो लेंथी है और मे भी बीच में कई बारी एरर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। अब हम बात करते हैं हमारी जो बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का सेकंड पार्ट जिसे बोला जाता है बायोमेडिकल पार्ट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन उसकी स्टार्टिंग के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि पोटेंशियल्स जो एसोसिएट करते हैं बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के साथ वो क्या होते हैं, व्हाट आर दी बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। तो इन शॉर्ट ये वो पोटेंशियल्स हैं जो हमें ह्यूमन बॉडी में से एक्वायर करते हैं, जिसको हम ह्यूमन बॉडी में से एक्वायर करते हैं, या बायो सोर्स से जिसको हम एक्वायर करते हैं। बायो सोर्स मीन्स अगर हम अपने ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हार्ट जो है, हार्ट में से हमें सिग्नल्स मिलते हैं। फिर हमारा जो मसल्स है, मसल्स में से हमें सिग्नल्स मिलते हैं ना। तो ये जितने भी सोर्सेस हैं वहाँ से जो सिग्नल्स मिलते हैं, दैट सिग्नल्स नोन एज बायो पोटेंशियल्स या बायो सिग्नल्स, बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। अब ये सिग्नल्स जनरेट कैसे होते हैं? जनरेट आपको ये शायद पहले भी हमने ना +10 +2 में प्रीवियस स्टडीज़ में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ जस्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेम केस इनसाइड बॉडी, कि बॉडी के अंदर भी जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है देन पोटेंशियल्स आर क्रिएटेड। तो उसी पोटेंशियल को बोलते हैं बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए इसकी डेफिनेशन है, द बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर द सिग्नल्स एक्वायर्ड फ्रॉम एनी बायो सोर्स। इसका अगर एग्जांपल देना हो तो हार्ट विद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG। और इसका जो एम्पलीट्यूड है, इट्स एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल एंड इट रिक्वायर्स मोर एम्पलीफिकेशंस टू बी रिकॉर्डेड। उसको रिकॉर्ड मतलब डिस्प्ले करने के लिए उसकी एम्पलीफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंस इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल्स की? जो मेडिकल फील्ड है हमारी, उस फील्ड में फिज़िकल अपीयरेंस से बिकॉज जजमेंट करना, चेक करना या डायग्नोज करना वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। उस डायग्नोज कर तो लेते हैं लेकिन उसमें जो एक्यूरेसी है या जो ट्रीटमेंट की जो प्रॉपर एक्यूरेसी है वो नहीं हो पाती है। उस चीज़ को प्रॉपरली करने के लिए, डायग्नोज को प्रॉपर करने के लिए बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स की रिक्वायरमेंट है। पेशेंट केयर मॉनिटरिंग, जितने भी पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में हैं आजकल भी, जो ये डिज़ीज़ चल रही है ना कोरोना वाली, तो इसमें जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं कोरोना पेशेंट्स, वो सारे आइसोलेशन वार्ड्स में एडमिट हैं। उन वार्ड्स में सिर्फ उनको ट्रीट किया जाता है, उनको डायग्नोज किया जाता है, और डायग्नोज करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स उनको उन पर अप्लाई करते हैं। और उन इंस्ट्रूमेंट्स में सब में सिर्फ बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स या बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को ही मेज़र किया जाता है। ओके, देन बायोमेडिकल रिसर्च। फ्यूचर में ना जब भी हमें रिसर्च करनी हो, जब भी हमें कुछ नया उसमें मॉडिफाई करना हो, या किसी मेडिसिन की हमें, जैसे अभी भी वो खोज कर रहे हैं ना कोरोना मेडिसिन की, जो जितने भी ये रिसर्च वाला काम है उसमें भी हमारे बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का काफ़ी ज़्यादा योगदान है। सिग्नल कंडीशनिंग जैसे पहले भी बात की थी कि जो इसमें एम्पलीट्यूड होता है, इट इज़ ऑफ क्वाइट स्मॉल वैल्यू एंड इट इज़ अनएबल टू मेज़र इट प्रॉपरली एंड देयरफॉर द सिग्नल कंडीशनिंग इज़ रिक्वायर्ड। और सिग्नल कंडीशनिंग के अंदर कौन कौन से पैरामीटर हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, लाइक
एम्पलीफिकेशन, आइसोलेशन, मल्टीप्लेक्सिंग, फिल्टरिंग, एक्साइटेशन, कोल्ड जंक्शन कंपनसेशन, ये सब ऑपरेशंस हैं जो हम सिग्नल कंडीशनिंग के अंदर एज़ पर रिक्वायरमेंट जो है अप्लाई करते हैं। थस इसके बाद जो डाटा एक्विजिशन सिस्टम है वहाँ जाता है हमारा सिग्नल, और लास्ट में सॉफ्टवेयर में अपडेट होता है, अपलोड होता है। स्टेजेस ऑफ बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोसेसिंग, कौन कौन सी स्टेजेस हैं जिसके थ्रू ये बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल्स को प्रोसेस किया जाता है। फर्स्ट इज़ सिग्नल एक्वाजिशंस, सिग्नल्स को एक्वायर करना। एक्वायर करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए हमें सिग्नल सोर्स, सेकंड चाहिए हमें सिग्नल सोर्स के साथ ट्रांसड्यूसर जो उसको मेज़र कर सके। अभी प्रीवियसली जो हमने स्टडी किए जितने भी ट्रांसड्यूसर्स, हमें चेक करना पड़ता है कि कौन सा ट्रांसड्यूसर किस जगह के लिए एप्लीकेबल है या फिट बैठता है। सेकेंड इज़ ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिडक्शन ऑफ सिग्नल्स, बिकॉज उसमें नॉइज़ के चांसेस या एरर के चांसेस हो सकते हैं। नॉइज़ को रिमूव करना, ये सारे काम भी इसके अंदर अप्लाई होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिडक्शन ऑफ सिग्नल्स में। कंप्यूटेशन ऑफ सिग्नल पैरामीटर्स एंड डायग्नोस्टिकली सिग्निफिकेंट और डायग्नोस्टिकली सिग्निफिकेंट, जितने भी पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स की कैलकुलेशन करना काफ़ी इजी होता है, और उन कैलकुलेशन के बेसिस पर ही डायग्नोज करना भी इजी है। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें जो हमारा 36 डिग्री सेल्सियस है, वो हम वैल्यूज़ में मेज़र कर रहे हैं, और ऐसे अगर हम मेज़र करें बॉडी की उसकी हीटनेस कितने इसमें हीट बाहर निकल रही है उसकी हीट वैल्यू के हिसाब से, देन किसी और वैल्यू के हिसाब से, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल, किस तरह का सिग्नल है, वो रैंडम सिग्नल है या उसमें कुछ एरर है या नॉइज़ हैं या स्पाइक्स हैं, तो टाइप ऑफ सिग्नल जो है फिर लास्ट में ये इंटरप्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल्स की, तो सबसे पहले हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में ये करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो हार्ट के साथ एसोसिएटेड सिग्नल है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उसके अंदर हम उसके स्टार्ट करेंगे सोर्स के बाद उसके इलेक्ट्रोड्स हैं, कैसे उसको मेज़र करते हैं, क्या क्या उसकी वेव फॉर्म्स हैं, क्या उसके पैरामीटर्स हैं, तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, इलेक्ट्रोमायोग्राम है, EMG, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम है जो ब्रेन के साथ एसोसिएट है। तो ये सब पैरामीटर्स हैं जो बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स में आते हैं। सो होप सो अभी तक आपको ये समझ में आ गया हो। थैंक यू।